नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खास खबर देख रहे हैं जहां महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित से न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर ने विशेष मुलाकात कर विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। पिछले कुछ दिनों से न्यूज 21 पर एमजीयू की प्रबंधन व्यवस्था और विभिन्न कमियों को लेकर एक विशेष रिपोर्ट प्रसारित की गई थी, जिसके बाद दर्शकों की ओर से बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। इन सवालों और मुद्दों को लेकर कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित से खुलकर बातचीत की गई। इस दौरान विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्थाओं, शैक्षणिक चुनौतियों, सुधारात्मक कदमों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेष बातचीत में कुलपति ने विश्वविद्यालय में सुधार और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को लेकर अपनी प्राथमिकताएं को स्पष्ट किया है और प्रयासों की जानकारी भी साझा की है। देखिए न्यूज 21 की यह खास रिपोर्ट में। दर्शकों, आज मैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज दीक्षित जी के पास बैठा हूं। मनोज दीक्षित जी का कार्यकाल जुलाई में पूरा होने जा रहा है। इन कार्यकाल में हमने इनसे बहुत से क्वेश्चन पूछे। इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी में जब वो आए तो उनके क्या सपने थे और अब जो काम वो अधूरे छोड़ के जा रहे हैं, क्या चैलेंजेस आने वाले वाइस चांसलर के लिए रहेंगे। इसके अलावा बहुत से सवाल हैं। सवाल ये है कि आज 23 साल बाद भी हमारी गंगा सिंह यूनिवर्सिटी सी ग्रेड के साथ में वर्किंग कर रही है, जो कि एक हमारे बीकानेर में जब हम लोग ये कहते हैं कि शिक्षा का परचम हम जो है आकाश पे लेके जाएंगे और सी ग्रेड के साथ में किस विद्यार्थी को ये अच्छा लगेगा। बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सी बुरी चीज़ें हैं। हम जानना चाहेंगे दीक्षित सर से कि क्या सोचते हैं। सर, पहला मेरा सवाल यहीं से शुरू होगा कि ये जो नैक द्वारा जो है किया गया उसमें हमें सी ग्रेड मिला। सर, क्या ये सही है और क्या क्या चीज़ें जो है वो आप इसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए करने जा रहे हैं? ये सी ग्रेड मेरे आने से पहले मिला था हमें 2020 में, तो 5 साल के लिए वैलिडिटी होती है। 2025 तक ये ग्रेड चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से अब आगे की प्रक्रिया जो शुरू होनी थी उसमें अभी नैक आगे नहीं बढ़ पाया, जो नए बाइनरी सिस्टम की बात चल रही है। हाँ जी सर। सी ग्रेड मिलने के अनेक कारण होते हैं। उस समय हम जानते हैं कि 7 बिंदुओं पर, 7 पैरामीटर्स पर इसका इवैल्यूएशन किया जाता था और विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या जो थी, जो आज भी है, वो बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक के पदों का रिक्त होना। शिक्षक के पदों के रिक्त होने के जिसको रिपल इफेक्ट्स कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके वजह से हमारे पास शोधार्थियों की संख्या नहीं होती, उसकी वजह से हमारे पास क्वालिटी पेपर्स जनरेट नहीं हो रहे होते, क्योंकि शिक्षक ही नहीं है, वो लिखेगा कैसे। हमारे पास पेटेंट्स नहीं आते, हमारे पास इनोवेशंस नहीं होते, तो ऐसे बुक्स नहीं होती, चैप्टर्स नहीं होते। ये बहुत सारे पैरामीटर्स जो एकेडमिक पैरामीटर्स हैं वो शिक्षकों की इतनी कम संख्या के कारण बहुत समस्याजनक है। आज भी हमारे पास 17 टीचर ही हैं और हमारे पास 62 टीचरों की वैकेंसीज आज भी चल रही है, जिसको भरने की प्रयास पिछले 2.5 सालों से तो मैं कर ही रहा हूँ, अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सर, हर यूनिवर्सिटी का एक कानून होता है जिसके तहत यूनिवर्सिटी में सारे काम होते हैं। आज 23 साल बाद भी गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का कोई कानून नहीं बना। हम अजमेर के कानून को फॉलो करते हैं। सर, ये आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं एडमिन लेवल पर हमें इसकी सख्त ज़रूरत है और हम मिस कर रहे हैं? निश्चित रूप से मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। मैंने पूरे प्रयास किए कि हमारे स्टैट्यूट्स बन जाए। हमारे एक्ट तो है, हमारे पास अपना है, लेकिन स्टैट्यूट्स की कमी है और स्टैट्यूट्स की कमी के साथ 2 समस्याएं आती हैं। एक तो उसमें ये प्रावधान दिया जाता है कि जिन स्टैट्यूट्स में आपके पास अपनी नियम नहीं है, उनके लिए आप जोधपुर के ऊपर डिपेंड कर, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिन पर एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के भी नियम नहीं है, उसके लिए हम आरयू जयपुर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये एक ऐसी श्रृंखला बन जाती है जहाँ पर बहुत सारे काम यूं ही पेंडिंग हो जाते हैं क्योंकि नियमावली अप्रूव्ड नहीं है। सर, इसके अलावा अभी आपके जो अंडर कॉलेजेस आते हैं 500 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, जबकि लॉ ये कहता है कि 100 एक यूनिवर्सिटी के नीचे रहने चाहिए। सर, आप काम करते वक्त क्या ये एक्स्ट्रा बोझ महसूस नहीं किया आपने? 2 पैरामीटर्स पे चला जा सकता है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स और नंबर ऑफ कॉलेजेस। तो जब प्रारंभ हुआ था तो कॉलेज की संख्या बहुत सीमित थी। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स पहले भी 4 थे, आज भी 4 हैं, लेकिन इन जिलों में धीरे धीरे खुलने वाले कॉलेजेस की संख्या बढ़ती गई और बड़ी संख्या में हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस भी नए आते गए। उसकी वजह से संख्या बढ़ी है। चैलेंज ये नहीं है कि संख्या कितनी है, क्योंकि मैं पहले भी जिस विश्वविद्यालय में कुलपति था वहाँ 860 कॉलेजेस थे, 8 जिले थे। कोई समस्या इसलिए नहीं आती थी क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का पूरा सहारा लिया था। वो प्रयास मैं पिछले कुछ वर्षों से करता इस स्थिति तक आ चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को अब हम ऑटोमेशन पर या पोर्टल पर ला पाए हैं। अभी भी वो काम बाकी है कि पूरी की पूरी एफिलिएशन की प्रक्रिया ऑनलाइन यदि हो जाएगी
तो ये डिस्टेंसेस को भरने के लिए फिजिकली तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। वो प्रयास अभी भी पूरा सक्सेसफुल तो नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी कुछ 50% काम हो पाया है। सर, अभी 22 अप्रैल को आपने जो है कमेटी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई, क्योंकि उसमें अप्रूवल्स बहुत पेंडिंग चल रहे थे। इवन कुछ कॉलेजेस के अस्थाई अप्रूवल्स पिछले 12-13 साल से चल रहे थे। सर, कमेटी क्या कहेगी जब आपकी जो लीगल सेल है, जो कि अजमेर से जो आप लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने भी इस केसेस के अंदर कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन करने से मना कर दिया, तो सर फिर भी कमेटी के द्वारा अगर अप्रूव कोई ऐसा प्रपोजल आता है तो आप आगे की क्या प्रोग्राम, क्या सर है आपका? जो विद्या परिषद की आप जिक्र कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से जिसमें हमने ये इसी मुद्दे पर ही बुलाई थी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ये समस्या आ रही थी। उसमें कुछ कॉलेजेस तो मुझे ऐसे पता चले कि जो लगभग 10 वर्षों से जिनका वो नहीं हुआ है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो लीगली वो उन्होंने स्टे ले रखे हैं और उसकी वजह से वो कंप्लायंसेस नहीं करते हैं, और स्टे होने की वजह से हम भी उनके ऊपर 13 साल संग्रिया के कॉलेज का सर। तो उसमें मैंने ज़रूर ये बात कही है कि इसका मतलब है कि हमने इसको परस्यू नहीं किया कोर्ट के अंदर इस तरह से जाके कि स्टे खत्म होना चाहिए। स्टे के लिए कोई 10 साल का स्टे कोई लॉजिकल नहीं होना चाहिए, उसको परस्यू करना चाहिए था। तो वो फॉलो, उस दिन मुझे सारी संख्याएं जब मिली तो मैंने उसको फॉलोअप कराने के लिए व्यवस्था की। बाकी दूसरी एक समस्या ये आई, और वो अभी भी आती है और शायद आएगी भी आगे, कि NOC मिलने से लेकर एफिलिएशन की प्रोसेस में जो समय जाया होता है, वो समय कुल मिलाकर कॉलेज को ही भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए बहुत सारी NOCs आई जब प्रवेश प्रक्रिया पूरी समाप्त हो चुकी थी। अब वो NOCs आ गई, और NOC आती है एक वर्ष विशेष के लिए, मान लीजिए 25-26 के लिए आ गई। अब वो 25-26 के लिए ही वैध है। एफिलिएशन देते समय हम ये देखते हैं कि ये बच्चों का प्रवेश दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रवेश तो समाप्त हो चुके हैं। तब ये उस प्रक्रिया के लिए भी मैंने वो मीटिंग की कि ये जानने के लिए कि क्या इसमें लीगली किया जा सकता है, और फिर अल्टीमेटली ये हल निकला कि एफिलिएशन दिया जाए, परंतु उसको सत्र को शून्य मानते हुए दिया जाए, क्योंकि अब प्रवेश नहीं हो सकते। अगले वर्ष से वो नियमित रूप से ये कार्यक्रम चला पाएंगे। ये बड़ी संख्या में कॉलेजेस थे जिनकी एक समस्या ये निकाली। एक नई चीज़ और आई है जो आपके संज्ञान में आऊँ, शायद आपके प्रश्न में नहीं आई, लेकिन मैं ले आता हूँ उसको प्रश्न में, क्योंकि इस वर्ष NCTE ने जो ITEP का प्रोग्राम नया चालू किया है, उसमें एक उन्होंने क्लॉज लगा दिया कि आपके पास कॉलेज जो भी मांग रहा है उसके पास 2 फैकल्टी ज़रूर होनी चाहिए। मतलब वो कहाँ टीचिंग कराएगा और कहाँ चलाएगा, दोनों। तो उनमें उन्होंने एक सुविधा दे दी, या यूँ कहें एक क्लॉज लगा दिया कि यदि एक संस्था या एक ट्रस्ट या एक सोसाइटी या एक कंपनी मल्टीपल कॉलेजेस चला रही है, तो उन कॉलेजेस के बीच में 2 सुविधाओं में से एक सुविधा का अपनायन करें, या तो दोनों MOU साइन करें या मर्ज कर दें एक दूसरे में। इसकी भी बड़ी संख्या में, चूँकि इस बार ITEP पहली बार आया है और पहली बार खुला है इस प्राविधान के तहत, उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। उसको भी निपटाया किसी तरह से, क्योंकि वो सोसाइटीज़ के लिए अपनी एक, आप जानते हैं सोसाइटी एक्ट में एक अधिक प्राविधान होते हैं। हम लोगों ने, हमें लिमिटेड NOC देनी थी, जिससे कि वो अपनी सोसाइटीज एक्ट में चिट फंड सोसाइटी में जाकर उसको मर्जर को दिखा सकें और वहाँ अप्रूवल ले सकें और NOC करके आवेदन कर सकें। वो एक बड़ी समस्या थी इस बार, वो भी निपट गई इस बार निपट गई है। तो अब नेक्स्ट ईयर से वो समस्या नहीं आनी चाहिए। सर, इसके अलावा साइंस में स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरनल असेसमेंट के नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट्स नॉर्मली कॉलेजेस भी नहीं आते। अब उनके लिए आप इंटरनल असेसमेंट्स की अगर कंपल्शन रहता है, तो सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक अनड्यू प्रेशर जो है वो स्टूडेंट्स पे रहेगा कि प्रोफेसर्स के साथ में कहीं ना कहीं आपको कुछ शिकायतें भी सुनने को मिल सकती हैं? सर, दोनों ही पक्ष हैं पराशर साहब, इसके दोनों ही पक्ष में हैं जो सामने आए। एक तो ये कि कॉलेजेस का ये आग्रह है कि अगर इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा तो ये बच्चे बिल्कुल ही नहीं आएंगे, ये कॉलेज आएंगे ही नहीं किसी हालत में, सिवाय परीक्षा के दिनों में। और आप जानते हैं कि स्वायत्त पोषित कॉलेजेस हैं, वे एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन बच्चों के ऊपर लेने की स्थिति में नहीं होती है कि अटेंडेंस कम है, शॉर्ट है, हम नहीं देंगे आपको प्रवेश, उसके लिए उनका प्रेशर रहता है। तो अब ये 2 तरह के प्रेशर थे। एक तो ये कि उन्हें कॉलेज में आने के लिए आप अगर प्रतिबंधित नहीं करेंगे तो वे कॉलेज तक आएंगे ही नहीं। दूसरा प्रतिबंध ये कि वे, आपने जो दूसरा पक्ष कहा कि वो हो सकता है उसको मैनिपुलेट करने की स्थिति में बन जाए, तो उन दोनों के लिए हमने मॉनिटरिंग की है। पिछले 1.5 साल से तो मैं लगातार इस बात को मॉनिटर करता हूँ कि अगर इंटरनल में एक ट्रेंड मिलता है मुझे, तो मैं तुरंत उसको ऑब्जेक्ट करता हूँ, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, बताते हैं। कई बार केसेस में ये तक हुआ कि कुछ कॉलेजेस ने एब्सेंट लड़कों के भी इंटरनल भेज दिए। एब्सोल्युटली। तो वो भी पकड़ते हैं, और कोई मैल प्रैक्टिस होती है तो हम संबंधित टीचर को, हमने पिछले 3 सालों में लगभग 150 से अधिक टीचरों को ब्लैकलिस्ट किया। अच्छा।
इसी संदर्भ इस प्रोसेस में जहाँ कहीं भी हमें लगता है कोई भी हैंकी पैंकी हो या किसी तरह की कोई मिस इंडेवर करते हैं वो लोग, तो हमने बैन भी किए हैं। 150 से अधिक टीचरों को हमने पिछले वर्षों में बैन किया है। सर, राजस्थान यूनिवर्सिटी से बहुत से नेता निकले, युवा नेता निकले। बीकानेर से राजनीतिक में नेता आने वाले बहुत कम है, इसको क्या कहें? युवा नेताओं की कमी या आप जैसे लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन? मैं संजीव जी आपके साथ शेयर करूं कि मैं मूलतः लखनऊ विश्वविद्यालय से आता हूं, जिसके स्थापना के लगभग 108-9 वर्ष हो गए। हमने राष्ट्रपति भी दिया है, प्रधानमंत्री भी दिया है, मुख्यमंत्री तो अनेकों दे दिए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर अनेकों दे दिए हैं, लेकिन वो विश्वविद्यालय का वो समय था जिस समय उसमें बड़ी संख्या में लोग आते थे। 2 कारण हो गए हैं कुछ, मुझे ऐसा लगता है। एक तो ये कि एजुकेशन की और यूनिवर्सिटीज़ की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, दूसरा सुविधाओं में वृद्धि हुई है, और तीसरा माइग्रेशन करने में अब बच्चों को उतना संकोच नहीं होता। तो अब आप आकांक्षा और अपेक्षा रखने वाले बच्चे बड़ी संख्या में माइग्रेट कर रहे हैं। वे केवल यहाँ से जयपुर ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो NCR की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, वे अन्य प्रदेशों में माइग्रेट कर रहे हैं। तो जो हमारा बेस्ट ब्रेन है वो माइग्रेट कर रहा है, इसमें कोई शक मुझे नहीं है। और लेकिन इसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि अगर आप डूंगर कॉलेज को हमारा ही महाविद्यालय माने तो हमारे पास ठीक ठाक की संख्या होगी राजनीतिक। सर, इस कैंपस की समस्या दूसरी हो सकती है, हमारे पास बहुत संख्या नहीं है। लेकिन इसी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि नॉर्मली सर जो है वो हर जगह पे छात्र राजनीति, अगर आप बाड़मेर की बात करें, आपने जयपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो बहुत चीज़ें, चलो इस साइड सर। और एक मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आप यहाँ पर बहुत अच्छे भी काम किए होंगे इस 3 साल के टेन्योर में। शायद जाते जाते आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएं हमें कि आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि आपने कुछ अलग किया सर। संतुष्टि तो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि संतुष्टि मिल जाएगी तो अहंकार आ जाएगा कि मैंने कुछ किया। पर यहाँ से आप 3 साल बाद चले जाएंगे ना सर, तो कुछ ना कुछ ऐसा जो आपने किया हो जो बाद में याद रहे। कुछ कोशिशें की जिससे कि ये मैं आपके साथ संजीव जी बिल्कुल खुलकर ये बात कर सकता हूँ कि कुछ कोशिशें हम लोगों ने ऐसी की जिसकी वजह से ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय आज राजस्थान के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से काउंट होता है, तमाम सारे काउंट के ऊपर। उदाहरण के लिए जब मैं आया था तो मुझे ये बताया गया कि आपके यहाँ की रिसर्चेस का कुछ पता नहीं है, शोध गंगा पे आपकी रिसर्चेस नहीं है। हमें ये बताया गया कि डिजी लॉकर पे आपकी डिग्रीज अपलोड नहीं हो रही हैं, मार्कशीट्स अपलोड नहीं हो रही हैं, आप नीचे से नंबर गिन लो तो आपके 1-2 नंबर पे आ पाएंगे। ये दोनों काउंट पर आज हम नंबर 1 है पूरे राजस्थान में। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेक्निकली आपने एक ये काम किया। दूसरा काम ये हुआ कि कुछ नए इनोवेटिव कोर्सेज की बात चली थी, जैसे AEDP, अप्रेंटिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, जब भारत सरकार ने लॉन्च किया तो सबसे पहले उसमें जाने वाले हम लोग थे। और आज भी राजस्थान में अगर उदाहरण दिया जाता है तो हमारा विश्वविद्यालय का दिया जाता है, हमारे 8 कॉलेजेस का दिया जाता है, जहाँ पे AEDP कोर्स चालू हो चुके हैं, फॉर्मली चालू हो चुके हैं। राजस्थान के पहले कोर्सेज हैं वो, जिसमें अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड प्रोग्राम्स चालू किए गए। तीसरा एक हुआ कि मुझे यहाँ आने के बाद ये लगता था कि ये भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है इस एरिया का, और इसकी समस्याएं और चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप किसी भी और क्षेत्र से, राजस्थान के ही अन्य क्षेत्रों से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते, जिस तरह की भौगोलिक क्षेत्रफल और जिस तरह का विस्तार यहाँ पे है। तो उसमें उसको देखते हुए मुझे टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ी। मेरा यही मोटो था, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैंने यू डिड ए डिफरेंट थिंग। नो, आई डोंट थिंक कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कर सकता हूँ और करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि एफिलिएशन के लिए एक भी प्रबंधक और प्राचार्य को यहाँ ना आना पड़े। ये व्यवस्था मैंने अयोध्या में जब अपने कुलपति के दौरान करी थी, क्योंकि थोड़ी यहाँ पे बैंडविड्थ की समस्या थी, बड़ी और क्राइसिस भी थी, लेकिन वो 50% कार्य मैंने कर डाला कि सारे डेटा आज की तारीख में कॉलेजेस के अपने पोर्टल पर अवेलेबल हैं। ऑनलाइन मार्कशीट नहीं मिलती थी, माइग्रेशन नहीं मिलता था, वो 100% ऑनलाइन कर दिया। तो कुछ चीज़ें इसलिए क्योंकि बच्चों की, मुझे ये लगता था, मुझे खुद इस गर्मी में निकलने समय आप समझ सकते हैं कितना कष्ट हो रहा होगा। वो बच्चे 300-300 किलोमीटर से 400-400 किलोमीटर से आते थे। वेरिफिकेशन की प्रोसेस थी, वो अपडेट करी कि बच्चों की नौकरी लग गई, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, वो किया, अपडेट किया। अब उसको मैं नेक्स्ट स्टेज पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिक हो जाए, अगर डिजी लॉकर के थ्रू। आपने टेक्नोलॉजी को और यूनिवर्सिटी को आपस में सिंक्रोनाइज किया सर? आवश्यक लगा मुझे, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रफल और इसकी जो विस्तार को देखते हुए और आज की डेट में जरूरत थी सर। पर एक चीज़ जो है, आपके यहाँ पर जो एग्जामिनेशंस की व्यवस्था है वो स्टूडेंट्स को फेवर नहीं करती है सर। कई बार टाइम टेबल एक दिन पहले दिया जाता है,
कई बार एक दिन में 3-3, 4-4 एग्ज़ाम्स कॉलेजेस को दिए जाते हैं, जो भी कॉलेजेस के प्रिंसिपल कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन उनके लिए व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम होता है। और सर कई बार तो ऐसा देखा गया है कि मतलब आप इसको कितना कहने के बाद भी कोई चीज़ का हल नहीं निकलता। सर इसके बारे में ज़रूर आपसे कुछ जानना चाहूँगा। बिल्कुल, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि जिनको भी इनकन्वीनियंस होती है वो हमारी जिम्मेदारी है कि वो ना हो, उसके लिए तो मैं आपके माध्यम से भी मैं याचना करता हूँ कि अगर कष्ट होता है तो ज़रूर होता है। लेकिन पिछले दिनों में 1-2 समस्याएं और आई हैं जो नई तरह की समस्याएं हैं, जिसकी वजह से हमें ये एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा करने पड़े हैं इस साल खास तौर से। जैसे एक एग्ज़ाम आ गया, सरकार ने एग्ज़ाम तय किया कि हम कोई पुलिस का या किसी का एग्ज़ाम था, अब वो उन्होंने सारे गवर्नमेंट कॉलेज ले लिए हमारे। अब एक साथ जब हमारे 90 कॉलेज माइनस हो जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है फिर वो। और सबसे बड़ी उस समय हमारी रक्षा करता है डूंगर कॉलेज, जो किसी भी तरीके से व्यवस्था करके कहीं ना कहीं लोकल करा देते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस इतनी बड़ी संख्या में एक्वायर हो जाएंगे शासन द्वारा, सडनली किए जाते हैं, कभी वो एग्ज़ाम आ जाता है तो प्रायोरिटी बन जाती है, तो ये एक क्राइसिस होती है। दूसरी क्राइसिस जो मैंने आपको निवेदन भी किया था कि जो सिलेबस में जो 2-3 चेंजेस पिछले दिनों में हुए हैं बिकॉज ऑफ CBS टू NEP टू सेमेस्टर, उससे कई सारे पेपर्स अभी भी लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। मैं इस बात के लिए कोशिश कर रहा हूँ लगातार, लेकिन अभी चूंकि NEP के इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस है, कोशिश ये हो रही है कि हमें ऑप्शंस की संख्या को थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा। एक दूसरा, NEP की जो मूल भावना है कि हमें हर चीज़ क्लासरूम में नहीं पढ़ानी है, क्लासरूम से बाहर की पढ़ाई जो हो रही है उस पर जैसे जैसे हम माइग्रेट करेंगे वैसे वैसे ये समस्याएं कम होंगी। तीसरा, ओपन सिस्टम जो हमारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम है या स्वयं का सिस्टम है या MOOC का सिस्टम है, इन सिस्टम्स पे जो कुछ भी पाठ्य सामग्री अवेलेबल है और जो सरकार चाहती है कि की जाए, वो ऑप्ट कर पाने में हमारे छात्र भी सक्षम नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं उनकी ये गलती नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि शायद उनको अभी पूरी जानकारी नहीं है और उनको जानकारी दे देकर हम वर्कशॉप्स कर करके ये बात बता सकते हैं कि तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इसी क्लासरूम में और इसी कॉलेज में पढ़नी हो, बल्कि आपको क्रेडिट अर्न करने हैं और उस क्रेडिट की बड़ी व्यवस्था अब एक अवेलेबल हो गई है, उसको कर रहा है। एक समस्या ये, एक MEME की समस्या और है, एक मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट की जो बात NEP एडजस्ट करती है, वो बड़ा चैलेंज हमारे लिए हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और उसका बड़ा कारण आप जानते हैं कि राजस्थान में यूनिवर्सिटी एक्ट नाम की कोई एक एक्ट हुआ कि कुछ नए इनोवेटिव कोर्सेज की बात चली थी, जैसे AEDP अप्रेंटिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम जब भारत सरकार ने लॉन्च किया तो सबसे पहले उसमें जाने वाले हम लोग थे। और आज भी राजस्थान में अगर उदाहरण दिया जाता है तो हमारा विश्वविद्यालय का दिया जाता है, हमारे 8 कॉलेजेस का दिया जाता है, जहाँ पे AEDP कोर्स चालू हो चुके हैं, फॉर्मली चालू हो चुके हैं। राजस्थान के पहले कोर्सेज हैं वो, जिसमें अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड प्रोग्राम्स चालू किए गए। तीसरा एक हुआ कि मुझे यहाँ आने के बाद ये लगता था कि ये भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है इस एरिया का, और इसकी समस्याएं और चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप किसी भी और क्षेत्र से, राजस्थान के ही अन्य क्षेत्रों से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते, जिस तरह की भौगोलिक क्षेत्रफल और जिस तरह का विस्तार यहाँ पे है। तो उसको देखते हुए मुझे टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ी। मेरा यही मोटो था, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैंने You did a different thing. नो, आई डोंट थिंक कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कर सकता हूँ और करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि एफिलिएशन के लिए एक भी प्रबंधक और प्राचार्य को यहाँ ना आना पड़े। ये व्यवस्था मैंने अयोध्या में जब अपने कुलपति के दौरान करी थी, क्योंकि थोड़ी यहाँ पे बैंडविड्थ की समस्या थी, थोड़ी और क्राइसिस भी थी, लेकिन वो 50% कार्य मैंने कर डाला कि सारे डेटा आज की तारीख में कॉलेजेस के अपने पोर्टल पर अवेलेबल हैं। ऑनलाइन मार्कशीट नहीं मिलती थी, माइग्रेशन नहीं मिलता था, वो 100% ऑनलाइन कर दिया। तो कुछ चीज़ें इसलिए क्योंकि बच्चों की, मुझे ये लगता था, मुझे खुद इस गर्मी में निकलने समय आप समझ सकते हैं कितना कष्ट हो रहा होगा। वो बच्चे 300-300 किलोमीटर से 400-400 किलोमीटर से आते थे। वेरिफिकेशन की प्रोसेस थी, वो अपडेट करी कि बच्चों की नौकरी लग गई, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, वो किया, अपडेट किया। अब उसको मैं नेक्स्ट स्टेज पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऑटोमेटिक हो जाए, अगर डिजी लॉकर के थ्रू। आपने टेक्नोलॉजी को और यूनिवर्सिटी को आपस में सिंक्रोनाइज किया सर? आवश्यक लगा मुझे, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रफल और इसकी जो विस्तार को देखते हुए और आज की डेट में जरूरत भी है सर। पर एक चीज़ जो है, आपके यहाँ पर जो एग्जामिनेशंस की व्यवस्था है वो स्टूडेंट्स को फेवर नहीं करती है सर। कई बार टाइम टेबल एक दिन पहले दिया जाता है,
कई बार एक दिन में 3-3, 4-4 एग्ज़ाम्स कॉलेजेस को दिए जाते हैं, जो भी कॉलेजेस के प्रिंसिपल कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन उनके लिए व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम होता है। और सर कई बार तो ऐसा देखा गया है कि मतलब आप इसको कितना कहने के बाद भी कोई चीज़ का हल नहीं निकलता। सर इसके बारे में ज़रूर आपसे कुछ जानना चाहूँगा। बिल्कुल, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि जिनको भी इनकन्वीनियंस होती है वो हमारी जिम्मेदारी है कि वो ना हो, उसके लिए तो मैं आपके माध्यम से भी मैं याचना करता हूँ कि अगर कष्ट होता है तो ज़रूर होता है। लेकिन पिछले दिनों में 1-2 समस्याएं और आई हैं जो नई तरह की समस्याएं हैं, जिसकी वजह से हमें ये एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा करने पड़े हैं इस साल खास तौर से। जैसे एक एग्ज़ाम आ गया, सरकार ने एग्ज़ाम तय किया कि हम कोई पुलिस का या किसी का एग्ज़ाम था, अब वो उन्होंने सारे गवर्नमेंट कॉलेज ले लिए हमारे। अब एक साथ जब हमारे 90 कॉलेज माइनस हो जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है फिर वो। और सबसे बड़ी उस समय हमारी रक्षा करता है डूंगर कॉलेज, जो किसी भी तरीके से व्यवस्था करके कहीं ना कहीं लोकल करा देते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस इतनी बड़ी संख्या में एक्वायर हो जाएंगे शासन द्वारा, सडनली किए जाते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम आ जाता है तो प्रायोरिटी बन जाती है, तो ये एक क्राइसिस होती है। दूसरी क्राइसिस जो मैंने आपको निवेदन भी किया था कि जो सिलेबस में जो 2-3 चेंजेस पिछले दिनों में हुए हैं बिकॉज ऑफ CBS टू NEP टू सेमेस्टर, उससे कई सारे पेपर्स अभी भी लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। मैं इस बात के लिए कोशिश कर रहा हूँ लगातार, लेकिन अभी चूँकि NEP के इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस है, कोशिश ये हो रही है कि हमें ऑप्शंस की संख्या को थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा। एक दूसरा, NEP की जो मूल भावना है कि हमें हर चीज़ क्लासरूम में नहीं पढ़ानी है, क्लासरूम से बाहर की पढ़ाई जो हो रही है उस पर जैसे जैसे हम माइग्रेट करेंगे वैसे वैसे ये समस्याएं कम होंगी। तीसरा, ओपन सिस्टम जो हमारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम है या स्वयं का सिस्टम है या MOOC का सिस्टम है, इन सिस्टम्स पे जो कुछ भी पाठ्य सामग्री अवेलेबल है और जो सरकार चाहती है कि की जाए, वो ऑप्ट कर पाने में हमारे छात्र भी सक्षम नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं उनकी ये गलती नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि शायद उनको अभी पूरी जानकारी नहीं है और उनको जानकारी दे देकर हम वर्कशॉप्स कर करके ये बात बता सकते हैं कि तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इसी क्लासरूम में और इसी कॉलेज में पढ़नी हो, बल्कि आपको क्रेडिट अर्न करने हैं और उस क्रेडिट की बड़ी व्यवस्था अब एक अवेलेबल हो गई है, उसको कर रहा है। एक समस्या ये, एक ME की समस्या और है, एक मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट की जो बात NEP HS करती है, वो बड़ा चैलेंज हमारे लिए हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और उसका बड़ा कारण आप जानते हैं कि राजस्थान में यूनिवर्सिटी एक्ट नाम की कोई एक एक्ट नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक्ट है और हर यूनिवर्सिटी के अपने नियम हैं। अब उनमें से एक से दूसरे में माइग्रेट करना ये एक चैलेंज हो रहा है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ये निवेदन मैंने भी किया, राजभवन में भी किया मैंने, उन्होंने बात को माहिम ने बहुत गंभीरता से सुना कि एक एक्ट यदि हो जाए तो ये जो माइग्रेशन की जो पॉलिसी है ये सबके लिए आसान हो जाएगी। फिर बच्चे का एडमिशन कहीं भी हो, वो कहीं माइग्रेट करके अपने अर्न कर सकता है। बिल्कुल सही, वो नेक्स्ट स्टेज है। बट NEP को सेटल होने में मुझे लगता है कि अभी 2 साल और लगना चाहिए, लगेगा। एक और अचीवमेंट की बात मैं आपको थोड़ा सा जान दूँ कि हम अकेले विश्वविद्यालय हैं पूरे राजस्थान के, राज्य विश्वविद्यालय, जिन्होंने यूनिसेफ के साथ 2 प्रोजेक्ट साइन किए हुए हैं ऑलरेडी। हम ऑलरेडी जो इनकी विकसित भारत अभियान योजना जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं और उस पर हमारा काम चल रहा है। और अभी पिछले ही हफ्ते मेरे ही साथ उन्होंने लॉन्च किया है एक युवा सेतु नया एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को शामिल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और वहाँ ये काम किया जा रहा है कि जो यूनिसेफ के इस प्रोजेक्ट में काम करेगा उसको इतने क्रेडिट मिल जाएंगे, तो वो बाहर निकलकर फील्ड का एक्सपीरियंस करने की जो क्षमता है वो विकसित करनी बहुत ज़रूरी है, और वो भी बड़ा चैलेंज होगा शायद। दर्शकों, कुलपति महोदय ने अपने जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बहुत से खुल के बात की, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो नहीं हो पाई, इन्होंने कहा तो नहीं कि नहीं हो पाई, लेकिन बातों ही बातों में बहुत सी चीज़ें जो ये करना चाहते थे कंप्लीट नहीं हो पाई। तो शायद आने वाले समय में इस पे और ज़्यादा काम होगा, और जो भी नए कुलपति आएंगे इस पुराने स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ नई चीज़ें करने के लिए वो खुले होंगे। दर्शकों, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जब भी हम किसी अधिकारी से, जब भी हम किसी कुलपति से बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, कहीं कोई चीज़ का इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट क्या होता है, अभी नीट का पेपर 2 बार आउट हो गया, लास्ट ईयर भी हुआ, जिम्मेदारियां शिफ्ट की जाती हैं कि इसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से नहीं, लेकिन बच्चों का नुकसान होता है, व्यवस्था सारी डबल कॉस्टिंग पे हो जाती है, कहीं ना कहीं अतिरिक्त मानसिक दबाव पेरेंट्स को और बच्चों को भी झेलना पड़ता है।
तो मैं आज सर से बात करूंगा कि सर आप इस व्यवस्था के बारे में अपना क्या नज़रिया रखते हैं। संजीव जी, अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएं तो मैंने एक छोटी सी कमेंट की थी और शायद वो आज देश भर में मेरी तगड़ी से वायरल हुई है। मैंने ये कहा था कि नीट इज़ नॉट सो नीट। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। और इसके जड़ों में ईमानदारी से जाना होगा। ये सुपरफिशियल का काम नहीं है कि आज पर्चा लीक हो गया, 4 लोगों को पकड़ा और बंद कर दिया। एक कोचिंग नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है आज की तारीख में। आखिर किस चीज़ के लाखों रुपए लिए जा रहे हैं और वो लाखों जाते कहाँ हैं? एक नेटवर्क अगर कम से कम 1000, 2000, 5000, 10,000 करोड़ का बन जाता है तो जाहिर है कि उसके अंदर जो उसके प्रभाव हैं उनको हमें आकलन करना चाहिए और उसको रोकने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। कारण दिए जा रहे हैं कि आपको नीट को ऑनलाइन करा देना चाहिए था। हो सकता है, वो भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं लीक होंगी इसकी गारंटी भी कोई ले नहीं सकता। बात तो नियत की है कि हमें क्या करना होगा। क्या डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो था वो बेहतर था या सेंट्रलाइज सिस्टम था वो बेहतर हो गया? सेंट्रल सिस्टम्स में प्रॉब्लम भी सेंट्रलाइज हो जाती है, राइट सर, और वो पूरे देश को फैल जाती है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में वो प्रॉब्लम लोकलाइज रहती थी। क्या हम उन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना हमें ज़रूरी था? वन नेशन वन प्रिंसिपल हर जगह चलेगा क्या वो चलेगा? तो क्या हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरली तैयार हैं? सबसे बड़ी बात है कि क्या मानसिक रूप से और ईमानदारी से, नियत से तैयार हैं कि हमें एक एग्ज़ाम से बेहतर रिजल्ट चाहिए? ऐसे करने वाले देश भी कम हैं। बिल्कुल सही। हमारा ये प्रयोग है और ये सही। प्रयोग सक्सेसफुल होगा तो हम शायद उसको चेंज कर पाएंगे, नहीं होगा तो बड़ी ईमानदारी से हमें वापस डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर चले जाना चाहिए। उसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, कोई बेईमानी की बात नहीं है। हमें व्यवस्था को ठीक रखना है। हमें गुड क्वालिटी डॉक्टर्स चाहिए, हमें गुड क्वालिटी इंजीनियर्स चाहिए। वो उद्देश्य पूरा हो, एक एग्ज़ाम से हो या मल्टीपल से हो, वो इमैटीरियल है। बहुत खुल के दीक्षित सर ने कहा इस बात पे। मैं ऐसी ही उम्मीद कर रहा था कि जो शिक्षाविद हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि चर्चाएं हर आदमी अपने हिसाब से करता है, लेकिन जड़ों तक पहुंचना और उसकी सोल्यूशन की तरफ बात करना एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू दीक्षित सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने खुल के न्यूज़ 21 से बात की और बहुत से मुद्दे जो मैं चाहता था कि आम जनता तक जो MGU की जो इमेज है किस तरह से और बने और जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ करके जाएं देश और विदेश में, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का नाम कैसे रोशन करें। थैंक यू वेरी मच।